बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आप लोग सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा थोड़ा सा गैप आ गया था लेक्चर्स के दरमियान में, लेकिन इट विल बी कॉम्पनसेटेड इन दिस वीक एट द एंड ऑफ दिस वीक। और अब जो है हम अपने नए लेक्चर की जानब जो है वो चलते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारा टॉपिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेटा जो है डिफरेंट तरह के हम टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अगर सैम्पल साइज़ जो है वो 30 या 30 से कम होगा तो उस पर हम जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे वो है जी टी टेस्ट, ठीक है जी। टी टेस्ट को बेसिकली स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं, और ये असल में इसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा था, तो फिर इसको स्टूडेंट्स के नाम पे पब्लिश किया था। जिस साइंटिस्ट ने जो है ये बनाया था उसने बैरले जो है मतलब कि फसल उसकी कंपैरिजन के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया था। दो खेत थे, एक में जो है ज़्यादा हो रही थी और एक में फसल जो है वो कम हो रही थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे उन दोनों चीज़ों का जो डिफरेंस है वो देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। तो उसने फिर इसलिए जो है ये टी टेस्ट जो है वो डेवलप किया था, ठीक है जी। चलते हैं टी टेस्ट की जानब, देखते हैं टी टेस्ट जो है वो कैसे होता है और किस तरह से जो है इसका नाम लिया। बेटा लेक्चर नंबर आपका 6 है, टी टेस्ट। WA गैसेट ने 1905 में जो है पब्लिश किया था टी टेस्ट। 1905 में WA गैजेट ने सबसे पहले इसको पब्लिश किया था टी टेस्ट को। उसने जो है गॉजिनस बैरले डब्लिन के अंदर जो है बैरले फील्ड में उसने काम किया था, और उसके बाद उसने एक स्टूडेंट के नाम पे जो है इसको पब्लिश किया था, ठीक है ना। द टेस्ट वॉज कॉल्ड द स्टूडेंट टेस्ट। इसको हम स्टूडेंट टेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट के बाद इसको फिर शॉर्ट लिस्टेड या शॉर्टेंड इसको टी टेस्ट का नाम दे दिया। तो पहले इसको स्टूडेंट टेस्ट कहते थे, फिर इसको जो है आखिर पे आहिस्ता आहिस्ता टी टेस्ट का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब टी टेस्ट क्या है बेटा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है कि उसमें जो है मीन के दोनों जानब, राइट साइड पे भी पॉजिटिव भी और लेफ्ट साइड पे भी नेगेटिव भी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है जी। मीन के ऊपर उसकी वैल्यू 0 होगी। वो जो है वो बेल शेप डाटा होता है, ठीक है जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बिल्कुल इसी तरह देखें कि जो टी टेस्ट है ये भी मैथमेटिकली ड्राइव किया गया है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसको ड्राइव किया गया है टी टेस्ट को, ठीक है जी। उसके बाद क्या है टी टेस्ट जो है? टी टेस्ट इज एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलोज द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नल हाइपोथेसिस। बात समझ आई कि नहीं? वो कह रहे हैं कि जो टी टेस्ट है वो एक ऐसा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वाला टेस्ट है जो कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करेगा अंडर द नल हाइपोथेसिस, ठीक है जी। नल हाइपोथेसिस क्या होता है बेटा? नल हाइपोथेसिस जो है, फर्ज करें कि हम कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें हम एक जो है एक चीज़ बना देते हैं। फर्ज किया कि हम ब्लड प्रेशर के ऊपर जो है वो रिसर्च करना चाह रहे हैं कि किसी ड्रग की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है या ज़्यादा नहीं होता, ठीक है जी। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस जो है वो जो स्टेटमेंट है, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है किसी ड्रग को देने के लिए, तो उसके बाद मैं इसका नल हाइपोथेसिस बनाऊंगा। वो क्या होगा कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आ जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो 180 डिग्री अपोजिट होता है नल हाइपोथेसिस के। इट मींस दैट कि ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो अब क्या जरूरत पड़ी है कि हम सीधी सीधी स्टेटमेंट को पहले नल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोबारा उसको वापस से अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करते हैं? तो हमें क्या जरूरत है बेटा? हमारा जो रिसर्च का मकसद है वो बेसिकली बेस्ड ही इन दो हाइपोथेसिस के ऊपर है, नल हाइपोथेसिस के ऊपर और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे। देखिए बेटा, सपोज करते हैं, मैं वही मिसाल लेता हूँ कि अगर हम बात करते हैं कि किसी को किसी ड्रग देने से हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, वैसे नॉर्मली हो जाता है, मतलब कि हमने किसी पेशेंट्स को 10 पेशेंट्स को ड्रग दी, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया। अब हमने ये देखना चाह रहे हैं कि आइदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या नहीं होता, ठीक है जी। तो अगर होता है या अगर नहीं होता, सवाल ये है होता है या नहीं होता वो तो अलग बात है। हमने ये देखना है एक्चुअल में कि एक्चुअल में होता है या नहीं होता। तो जो चीज़ हम एक्चुअल में देखना चाह रहे हैं कि होती है या नहीं होती, उसके लिए हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। बात समझ गए कि नहीं?
फर्ज किया सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक नॉर्मल चीज है। अब हमने ये पता करना है कि क्या ये वाकई में निकलता है या नहीं निकलता, ठीक है ना। पहली बात थी नहीं निकलता, नल हाइपोथेसिस हमने बना दिया। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या निकलता है। हमने जिस चीज पे रिसर्च करनी है उस चीज के अगेंस्ट हम दो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, एक नल हाइपोथेसिस वाली, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाली, तभी जाकर हम उस चीज को पता कर सकेंगे ना कि नहीं। बात समझ आ गई कि नहीं। जब तक हम उसके अगेंस्ट दो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, मतलब कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे किसी रिसर्च के अगेंस्ट, बेटा उस वक्त तक हम उस रिसर्च को जो है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गई कि नहीं। एक चीज तो नॉर्मली हो रही है ना, हमने देखना है कि क्या वो हो रही है एक्चुअल में या एक्चुअल में नहीं हो रही, तो हमें जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। तो टी टेस्ट इज एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्ट इन विच द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलोज एट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के की तरह ही होता है, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है इसकी पीक थोड़ी कम होती है और साइड से जो है ये वाइडन होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इन्फिनिट, इसकी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की जानब जाती हैं। लेकिन ड्राइव जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही किया जाता है। ठीक हो गया। अब देखें जी टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। ऊपर जो है बेटा जो लाइन है ये आपको नजर आ रही है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं और दरम्यान में जो है वो मीन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा जी उसकी जो लाइन है वो ऊपर है और जहाँ पे टी लिखा हुआ है वो लाइन थोड़ी जो नीचे वाली है वो जो है वो टी टेस्ट की वैल्यू। तो देखें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वैल्यू मीन से जो कर्व है वो ज्यादा ऊंचा है एज कम्पेयर टू टी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो साइड्स हैं यानी कि पॉजिटिव वाली साइड और नेगेटिव वाली साइड, तो उसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इट कम्स टू द जीरो वैल्यू। लेकिन जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी जीरो वैल्यू पे नहीं आएगी, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट साइड पे और नेगेटिव इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पे जो है वो जाती है। और जो है जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये टॉप से मतलब कि जो है कर्व से ये थोड़ी सी नीचे होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, लेकिन साइड से जो है ये ऊपर होती है। देखें अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is that is used to estimate the population parameters when the sample size is small। अच्छा बेटा एक और खास बात जो आपने याद करनी है कि अगर सैंपल साइज 30 से कम होगा या 30 होगा तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट लगाएंगे। अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा है और 60 तक जाता है तो हम जो टेस्ट लगाएंगे वो होता है बेटा जी टेस्ट। बात समझ आ गई कि नहीं। सैंपल साइज अगर 30 है 30 है या 30 से कम है तो हम इसके ऊपर जो टेस्ट लगाएंगे वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट या स्टूडेंट्स टी टेस्ट। अब इसको देखें, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। जब सैंपल साइज आपका छोटा होगा और जब पॉपुलेशन वेरिएंस आपका अननोन होगा तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं। इफ x, ठीक है ना, इफ x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अ सैंपल ऑफ साइज, ठीक है ना, एंड अ सैंपल ऑफ साइज इज n। सैंपल ऑफ साइज क्या है, सैंपल साइज क्या है आपका n और x क्या है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है और n जो है ये रैंडमली चूजन है फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग पॉपुलेशन। तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा रैंडम वेरिएंस का वेरिएबल का वो बेटा क्या कहलाएगा, वो स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा या टी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, n-1 से। n क्या है, सैंपल साइज है, ठीक है जी। अब ये देखें इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है कि टी टेस्ट कैसे निकाला जाता है, x बार मतलब म्यू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन म्यू नॉट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट। तो n क्या है, सैंपल साइज है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम जब डिफरेंस देखेंगे स्टैंडर्ड एरर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस x बार x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है ना। मीन ऑफ वन पॉपुलेशन माइनस मीन ऑफ सेकंड पॉपुलेशन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड एरर को मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस x2 x1 बार माइनस x2 बार से, ठीक है जी। उसके बाद बेटा जी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की या टी टेस्ट की। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या खसूसियात हैं, देखें जी। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो। बेटा अभी हमने कहा है कि ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। ये देखें स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन है वो जीरो होता है, ठीक है ना। मीन कहाँ पर है, जीरो। मीन जो है वो जीरो पे होता है। इसी तरह चूंकि जो टी टेस्ट है वो भी उसका भी मीन जो है वो जीरो पे होता है। तो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कि मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो।
सेकंड क्या है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। सिमेट्रिकल से क्या मुराद है बेटा, सिमेट्रिकल कहते हैं एक जैसा या तरतीब के हिसाब से, या मतलब के एक लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। ये मीन के इर्द गिर्द बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, ये नहीं है कि कहीं से वैल्यू इसकी ऊपर हो रही है और कहीं से कम हो रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। सिमेट्रिकल कहते हैं तरतीब से, तो मीन के इर्द गिर्द जो है ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल ही होगा, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इन जनरल इट हैज अ वेरिएंस ग्रेटर देन 1। जनरल में इसका जो वेरिएंस है वो कितना होगा, एक से ज्यादा होगा। बट अगर वेरिएंस एक की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये है एज द सैंपल साइज बिकम्स वेरी लार्ज। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा, नॉर्मली इसका वेरिएंस एक से कम होगा, अगर वेरिएंस बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि जो सैंपल साइज है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। अगली प्रॉपर्टी देखें, द वेरिएंस या वेरिएबल टी रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू द पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो वैल्यू है टी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है इसकी जानब जाएगी। देखें बेटा, अभी हमने कहा था पहली इसकी प्रॉपर्टी में कि इसका जो नॉर्मल ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली, इसका जो मीन है वो क्या है, जीरो। अब यहाँ पर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीरो हो जाती है और यहाँ पर भी जीरो हो जाती है, लेकिन ये देखें जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ से आई है और ये यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी और यहाँ पर इस साइड के ऊपर जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानब जाएगी, जीरो नहीं होगी, ठीक है जी। के बाद देखें, व्हेन वी इंक्रीज द वेरिएंस, अब अगर हम वेरिएंस को इंक्रीज करते हैं तो टी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। बात समझ आ गई कि नहीं, अगर हम वेरिएंस को इंक्रीज करेंगे तो टी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह से जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी वैल्यू के, ठीक है ना। अगर टी वैल्यू डिक्रीज है तो वेरिएंस इंक्रीज है, अगर वेरिएंस डिक्रीज है तो टी वैल्यू इंक्रीज है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस पीक्ड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर एंड हायर एट द पीक ऑफ द टेल। तो ये बात बड़ी अहम है, मैंने पहले भी आपको बताई है। देखें बेटा कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेस पीक्ड है, पीक कहते हैं चोटी को, इसकी चोटी देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली ऊपर वाली लाइन है और टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो है वो नीचे वाली लाइन है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मीन के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से नीचे है, लेकिन साइड्स पे क्या है, ऊपर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये आ जाता है और टी डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड्स पे ये है, मतलब कि मीन पे जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा पीक्ड होगा, लेकिन साइड्स पे जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जो है वो फॉलो हुआ होगा। बात समझ आई क्या नहीं, वो कह रहा है कि जो है आपका अपना टी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेस पीक देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट द सेंटर एंड हायर एट द पीक, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये साइड्स पे ज्यादा है टी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के ऊपर जो है वो कम है, ठीक हो गया। अब देखते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसकी सिमिलैरिटीज और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ इसकी डिससिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और टी डिस्ट्रीब्यूशन की, देखें जी, बोथ आर यूनी मॉडल, ठीक है ना, दोनों ही क्या है, यूनी मॉडल है, सिमेट्रिकल अराउंड द मीन, ठीक है ना, दोनों ही यूनी मॉडल हैं, दोनों ही मीन पे आके जीरो हो जाते हैं। बेटा इसकी वैल्यू भी मीन पे आके ये देखिए जीरो हो गई, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी जो इन दोनों में एक है, टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज 1, उसका भी टोटल एरिया अंडर द कर्व जो है वो 1 के बराबर है, और टी डिस्ट्रीब्यूशन का भी जो टोटल एरिया है अंडर द कर्व जो है वो भी किसके बराबर है बेटा जी, वो भी 1 के बराबर है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं। अब आ जाएंगे जी डिफरेंसेस। हमने सिमिलैरिटीज पढ़ी हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। देखें जी, compared to the normal distribution, the T distribution is less peaked in the center and has thickened at the tails। तो ये बात कई बार मैंने भी आपको बताई है और आप लोगों को दिखाई भी है। देखें बेटा, जो सॉलिड लाइन है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन, जो डॉटेड लाइन है वो है सॉलिड लाइन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो डॉटेड लाइन है वो है टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखिए आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि सेंटर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और टी डिस्ट्रीब्यूशन कम है, जबकि साइड्स पे जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम है। तो ये फर्क है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ।
अब अगली बात आ जाती है कि भाई हम टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, भाई हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते, टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का क्या फायदा, क्या जरूरत पड़ी हुई है हमें कि हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। देखें जी, द टी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड विद एनी स्टैटिस्टिकल हैविंग द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, ऐसी स्टैटिस्टिक्स जिसका ग्राफ बेल शेप होगा उसमें आप टी डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किस में, क्वांटिटेटिव डाटा में, रैंडम सैंपल्स में, या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि नॉर्मल होगी, ठीक है ना। और फिर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल यूनिमॉडल विदाउट आउटलायर्स एंड द सैंपल साइज इज अबाउट 30। ऐसी सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में हम टी टेस्ट लगाएंगे, ये यूनिमॉडल होगी, ये विदाउट आउटलायर्स होगी, और जिसका सैंपल साइज 30 से कम होगा वहां पर हम टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉडरेटली स्क्यूड, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडरेटली स्क्यूड है। बेटा स्क्यूनेस आपने पढ़ी है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। यूनिमॉडल होगी, विदाउट आउटलायर्स होगी, और उसका जो सैंपल साइज है वो होगा तकरीबन 40। ठीक हो गया। अब बेटा उसके बाद हमने देखनी है प्रॉपर्टीज या एप्लीकेशंस या इस्तेमालात ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सैंपल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है ना। सैंपल्स आर, इसमें कंडीशंस क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त हम लगा सकते हैं जब जो सैंपल्स होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली सिलेक्टेड होंगे। बात समझ आ गई कि नहीं। किसी भी पॉपुलेशन में से हम टी टेस्ट उस वक्त लगा सकेंगे अगर हम उस सैंपल, उस पॉपुलेशन से जो सैंपल लेंगे वो किस क्राइटेरिया के थ्रू लेंगे जी, रैंडम सिलेक्शन, ठीक है ना। रैंडम सिलेक्शन से क्या मुराद होता है, कहीं से जहां से दिल किया उठा लिया सैंपल। दूसरा क्या है, इट इज होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस इन अ सैंपल, तो सैंपल जो है उसके वेरिएंस में होमोजेनिटी होना भी जरूरी है। सेकंड क्या है, इट इज अप्लाइड टू फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू मीन्स, तो ये दो मीन्स के दरमियान में जो है डिफरेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके आगे दो टाइप्स हैं, अनपेड टी टेस्ट है बेटा जी और पेड टी टेस्ट है। बात समझ आ गई कि नहीं। अनपेड टी टेस्ट है और पेड टी टेस्ट है। अनपेड टी टेस्ट और पेड टी टेस्ट कैसे हैं, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले हम कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं जिसमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। स्टैंडर्ड एरर तो देखते हैं ये क्या है। स्टैंडर्ड एरर क्या है देखें जी, डिफरेंसेस बिटवीन द सैंपल एस्टिमेट्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड द पॉपुलेशन पैरामीटर इज मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड एरर। बात समझ आ गई कि नहीं। जो डिफरेंस है सैंपल एस्टिमेट्स के अंदर और पॉपुलेशन पैरामीटर्स के अंदर, उसको जो है हम मेजर करेंगे, वो हमारा स्टैंडर्ड एरर कहलाएगा। सो स्टैंडर्ड एरर इज अ मेजर ऑफ चांस ऑफ वेरिएशन। बात समझ आ गई कि नहीं। वेरिएशन के मेजर का चांस है। इट डज नॉट मीन द एरर और मिस्टेक। बेटा हम कह रहे हैं ना कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, तो स्टैंडर्ड एरर से मुराद कोई एरर नहीं है, इससे मुराद है मेजर ऑफ चांस ऑफ वेरिएशन। बात समझ आ गई कि नहीं। ये कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ मेजर है वेरिएशन के चांस का। तो स्टैंडर्ड एरर को हम किस तरह से जाहिर करते हैं, ये नीचे फॉर्मूला है इसमें बेटा जी, ये देखें। स्टैंडर्ड एरर को हम एक्स बार से जाहिर करेंगे, यहाँ पे एस लिखेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जारी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह करेंगे। एक्स बार माइनस म्यू होल का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1 इसका अंडर रूट, ठीक है जी। तो स्टैंडर्ड एरर जो है इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको निकाला है ना हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन या फिर एस ओवर एन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर है, स्टैंडर्ड एरर के बराबर, तो एस ओवर एन आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस गिव अ नॉर्मल कर्व, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस जो है वो नॉर्मल कर्व देती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा। पहले था स्टैंडर्ड एरर, अब है स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, तो ये भी एक टर्म है। स्टैंडर्ड एरर को हमने एक्स बार एस से जाहिर किया था, लेकिन जो डिफरेंस है, तो बेटा डिफरेंस जारी बात है कम से कम दो चीजों के दरम्यान में होगा, तो इसमें
क्या आ जाएगा कि x1 बार में से x2 बार जब माइनस करेंगे जो फर्क निकलेगा वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स। तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, जारी बात है स्टैंडर्ड एरर की तरह ही करेंगे। स्टैंडर्ड एरर का ये फार्मूला था, तो अब इसमें क्या करेंगे कि x1 बार से x2 बार जो है वो माइनस कर देंगे। देखें s1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर ओवर n2, या फिर s1 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस s2 का स्क्वायर ओवर n2। बेटा s स्टैंडर्ड डेविएशन को हम s से भी जाहिर कर रहे हैं, इसलिए अगली एग्जांपल में हमने sd की जगह s1 का स्क्वायर लिख दिया है। बात समझ आ गई कि नहीं? फिर क्या होगा, अब स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इधर आगे बाहर निकल जाएगी, ज़रब खाएगी, तो वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बाहर आ गई है। जारी बात है वहां हम फिर क्या लिख देंगे, बटे में चूंकि n1 है तो ऊपर हमें 1 लिखना पड़ेगा, तो 1 बटा n1 प्लस 1 बटा n2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फर्क, चूंकि बेटे देखें एस डी स्क्वायर अंडर रूट किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट किसके बराबर होता है, उसको हम एस डी के बराबर लिखते हैं। लिहाजा एस डी जो है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? स्टैंडर्ड एरर को हम एस डी की जगह लिख सकते हैं, तो एस डी की जगह हमने स्टैंडर्ड एरर लिखा, तो स्टैंडर्ड एरर का क्या फार्मूला आ जाएगा, एस डी क्रॉस 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 का अंडर रूट। ठीक हो गया। अब देखें जी डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब भाई हम काफ़ी कह रहे हैं कि जी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये आगे भी इस्तेमाल होगी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ। देखें जी डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। नंबर 1 द नंबर ऑफ द ग्रुप्स वी विश टू कंपेयर, कि दो ग्रुप्स जिनको, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जिनको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। और दूसरी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ पैरामीटर वी नीड टू एस्टिमेट टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंट्रास्ट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ आ गई कि नहीं? कि नंबर ऑफ पैरामीटर जो हम जानना चाह रहे हैं, जो हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो कि कंट्रास्ट है, जो उनका कंट्रास्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब जो फ़र्क है उनका। तो पेयर टी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होगी, n-1 हो जाएगी। 1 सैंपल टी टेस्ट के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, जबकि जो 2 सैंपल टी टेस्ट हैं उनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी बेटा, उसमें हम n को 2 से ज़रब देंगे और फिर उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 2n-1 आ जाएगा। चलते हैं अब पेयर टी टेस्ट की तरफ। अभी हमने पढ़ा कि टी टेस्ट की टाइप्स हैं, पेयर टी टेस्ट और अनपेयर टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट क्या है ये देखते हैं। द ग्रुप्स ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, देखें बेटा पेयर्ड नाम से ही जाहिर है, पेयर जो है बेटा नाम से ही जाहिर है, पेयर कहते हैं दो चीज़ों को। तो जाहिर बात है जब हम दो चीज़ों का कंपेयर करेंगे तो फिर जो है इसमें से हमने जो है ये लगाना है, ठीक है जी। जब हम दो चीज़ों का कंपेयर जो है वो करेंगे फिर हम पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। देखें 2 ग्रुप्स ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, x1 पहला ग्रुप कौन सा है, इसमें x है, ठीक है ना, x11 x12 ये जाता है कहाँ तक, 1n तक, ठीक है ना, ये ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 जो है वो क्या है, x21 से शुरू होगा, x22 x23 x24 इस तरह से वो कहाँ तक चला जाएगा, 2n की तरफ, ये ग्रुप 2 है। बात समझ आ गई कि नहीं? पहला ग्रुप में 11 से लेकर 20 तक और दूसरे में 21 से ऑनवर्ड है, ठीक है नहीं। सो सच दैट द x1i इज पेयर्ड विद द x2i एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज, देखें बेटा ये दो ग्रुप्स हमने लिए हैं, तो इससे मुराद अगर पेयर टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं तो इसके मुराद है कि ये दोनों आपस में पेयर्ड हैं, लेकिन उनका जो फर्क आएगा वो क्या आ जाएगा, डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, x1 माइनस x2। सो वी अज्यूम दैट द डिफरेंसेस आर पल्सिबली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा हमने क्यों ये अज्यूम कर लिया कि ये डिफरेंस जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमने ये शुरू में ही पढ़ा है कि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है, जिसका मीन जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो डिफरेंस है इनका दो सैंपल्स का वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझ आ गई कि नहीं? वो कह रहा है कि हमने सिर्फ फर्ज ही किया है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सो डीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। सो द डिफरेंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं ईच अदर से।
बात समझ आ गई कि नहीं? हमने ये कहा है ना कि वो एक दूसरे के साथ पेयर्ड हैं, लेकिन ये हमने फर्ज किया है, और ओरिजिनल में वो पेयर्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हमारी ये अजम्पशंस हैं। हमने पहली अजम्पशंस क्या कर ली कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरी अजम्पशन क्या कर ली, इंडिपेंडेंट है ये दूसरे से। अब बेटा चलते हैं जी पेयर टी टेस्ट के जानब या उसके स्टेप्स की जानब के इसको हम किस तरह से जो है वो हल करेंगे। देखें, सबसे पहले हमें हाइपोथेसिस जनरेट करनी है। जारी बात है बेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी रिसर्च है, उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसके हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करेंगे। कैसे? एक नल हाइपोथेसिस हमने बना लिया, एक हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना ली। नल हाइपोथेसिस क्या है कि मीन डिफरेंस इज 0, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, मीन डिफरेंस ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट टू 0, बिकॉज द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर। सो हमने उस टेस्ट को जांचने के लिए कि जो मेन डिफरेंस है क्या वो 0 है या नहीं है, दो हाइपोथेसिस बना लिए। एक कह रहा है कि वो 0 है, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो कह रहा है कि 0 नहीं है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, फिर हमने जो है वो इसका डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे, डिफरेंस जो है वो x1 माइनस x2 है, ठीक है ना। तो i किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 से n के बराबर। जो i है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 भी हो सकती है और कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद हमने क्या करना है, कैलकुलेट द मीन डिफरेंस, d फाइंड करेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, sd, और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डिफरेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मेन डिफरेंस। स्टैंडर्ड एरर अभी हमने पढ़ा है, स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड करेंगे, d बार स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर n अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है। तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यूज करेंगे हम वो कौन सा होगा, तो t की वैल्यू कैसे लेंगे, d बार ओवर स्टैंडर्ड एरर, d बार के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और इसके ऊपर बार दे देंगे, ठीक है ना, स्टैंडर्ड एरर। ठीक हो गया। d क्या है बेटा, ये है मीन डिफरेंस है, d क्या है, मीन डिफरेंस है, और SC क्या है, स्टैंडर्ड एरर है, और n क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ठीक है ना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता है कि पेयर टी टेस्ट के लिए, 1 सैंपल पेयर टी टेस्ट के लिए n-1 है, ठीक है। तो उसके बाद जो t है, रेफर टी टेबल, उसके बाद जो बेटा इसकी वैल्यू आएगी उसको हम टी टेबल में से फाइंड करेंगे। तो उसके बाद हम जो है उसका कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू के साथ। ठीक हो गया। ये बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको इंशाल्लाह समझाए भी जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, फिर आपको इनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, तो फिर आपको इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने जो टेबल है उसमें से वैल्यूज को देखकर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या किस तरह से हमने उसको एक्सेप्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको ड्यूरिंग जो है मतलब कि ये जो आपको करवाया जाएगा, ये क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा या इसकी जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में उसमें आपने देखें, उसमें टी जो है उसको रेफर करेंगे, टी टेबल में उसकी वैल्यू देखेंगे प्रोबेबिलिटी की 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के साथ या फिर 1% कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, ठीक है ना। मोस्टली 5% के साथ देखते हैं, उसकी वैल्यू देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, कैलकुलेट द टी कॉरेस्पॉन्डिंग टू n-1 डिग्री ऑफ द फ्रीडम। उसके बाद उसका जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था बेटा। उसके बाद देखें, सपोज हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, ठीक है ना, SBP। 9 नॉर्मल इंडिविजुअल का, 9 नॉर्मल बंदे हैं जिनका हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखते हैं, उनमें से हमने उनको दिए हु हैज बीन recumbent for 5 minutes was taken, then 2 ml of 0.5% of solution of hypotensive drugs was given and the blood pressure recorded again। बेटा 9 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल लोगों का पहले ब्लड प्रेशर चेक किया गया सिस्टोलिक, फिर उनको 5% सोल्यूशन दिया गया हाइपोटेंसिव ड्रग का, और उसके बाद उनका जो है वो ब्लड जो प्रेशर है वो देखा गया। अब हमने देखना है कि क्या इंजेक्शन जो हमने लगाया है ड्रग का उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो देखें, हमने हाइपोथेसिस बना लिया। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा है कि पेयर टी टेस्ट में सबसे पहला स्टेप है जी हाइपोथेसिस, दो तरह से, नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज नो डिफरेंस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, देयर इज अ मीन डिफरेंस। बात समझ आ गई। फिर उसमें क्या करना है हमने,
हमने कैलकुलेट करने हैं डिफरेंसेस को। कैलकुलेशन ऑफ द मीन डिफरेंसेस कैसे करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बार ओवर एन। तो ये देखें बेटा, 9 इंडिविजुअल थे, उनका ब्लड प्रेशर पहले कितना था? 122, 121, 120, 115, 126, 130, 120, 125, 128। और इंजेक्शन देने के बाद जो x2 की वैल्यू आई है, बात समझ आ गई कि नहीं? x1 क्या है? पहले वाला जो ड्रग देने से पहले जो वैल्यू है, और x2 क्या है? ड्रग देने के बाद 120, 118, 115, 110, 122, 130, 116, 124 और 125। और हम डिफरेंस कैसे लेते हैं? डिफरेंस का अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, x1 माइनस x2। बात समझ आ गई कि नहीं? डिफरेंस कैसे लेंगे? x1 माइनस x2। 122 में से 120 निकाला 2 और 121 में से 118 निकाला 3। इसी तरह से सारे जो डिफरेंसेस हैं वो हम फाइंड करेंगे। फिर हम सारे डिफरेंस जो है इनको जमा कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और फिर हम डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे। डिफरेंस किसके बराबर था? x के बराबर था। तो डिफरेंस का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4, 3 का 9, 5 का 25, ठीक है ना? 5 का 25, 4 का 16, 0 का 0, 4 का 16, 1 का 1 और 3 का 9। और जो डिफरेंस जो है टोटल x का स्क्वायर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 105। अब हमने क्या करना है? अब हमने कैलकुलेट करना है डिफरेंस। फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। x बार किसके बराबर है? सिग्मा x बार ओवर n। सिग्मा x बार क्या है बेटा? ये है सिग्मा x बार की वैल्यू कितनी है? 27। ये यहाँ पे पुट कर दी, डिवाइडेड बाय n। n क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं? 9। अभी हमने कहा कि हमने 9 इंडिविजुअल्स का देखा, तो 27 तकसीम 9 3 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है? अगले स्टेप में हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, मीन डिफरेंस। उसका क्या फार्मूला है? उसका है सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा x का स्क्वायर ओवर n। बात समझ आ गई? ओवर n माइनस 1। तो वैल्यू पुट कर दें। सिग्मा x के स्क्वायर की क्या वैल्यू आई है? 105 आई है, ठीक है, 105 पुट कर दी। माइनस 27 किसके? x की वैल्यू क्या है? 27 है, उसका स्क्वायर कर लेना है। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? ये x है, इसका जो सिग्मा x है उसकी वैल्यू कितनी थी? 27। उसका फिर हमने स्क्वायर कर लिया, मतलब कि 27 को हम 2 दफा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफा ज़रब हो गया। n की वैल्यू क्या है? 9 है, वो आपको पता है। नीचे है n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। तो ये देखें, 27 को 27 से ज़रब दें और तकसीम कर दें 9 से, और फिर इसको 105 में से जब माइनस करेंगे तो 24 आएगा आपका जवाब। क्या करना है बेटा? आपने 27 को 27 से ज़रब देनी है, फिर उसको 9 पे तकसीम कर देंगे। जो जवाब आएगा उसको 105 में से माइनस कर लेना, तो आपका जवाब आ जाएगा 24। 24 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 9-1, 9-1 आ जाएगा 8। तो 24 ओवर 8 का 8 चौका 8 3 24, तो 8 ज़रब 8 तकसीम 3, तो 8 को जो है 8 3 24 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 का अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 1.73। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या आ गया? 1.73। अब आपने क्या करना है? अगले स्टेप में आपने क्या करना है? स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है मीन डिफरेंसेस का। स्टैंडर्ड एरर डिफरेंसेस का क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n। स्टैंडर्ड डेविएशन की बेटा अभी हमने वैल्यू निकाली है, वो कितनी आई है? 1.73। तो 1.73 वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.58 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिकल जो टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है या टी टेस्ट है, उसका आपने शुरू में फार्मूला पढ़ा था, क्या था? x बार का स्क्वायर ओवर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की आपने अभी वैल्यू निकाली है, x बार का स्क्वायर कितना है? वो 3 है, ठीक हो गया। तो 3 तकसीम 0.5 और ये आपकी आ जाएगी 5.17। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, जो आपने पहले भी निकाली है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं? n-1। n कितने थे? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने थे? 9। n-1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 8। अब हमने देखनी है आखिर पे इसकी प्रोबेबिलिटी। अब हम वैल्यू देखेंगे टेबल में से। बेटा ये टेबल होते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी टेबल जो है ये आपकी बुक में भी है, और वैसे गूगल से भी मिल जाएगा, और वैसे भी आपको मिलते हैं, जैसे लॉगरिथम टेबल होते हैं, इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी टेबल है। अब हमने इसमें वैल्यू देखनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटेड टी। जो हमने कैलकुलेट किया है और जो टेबल में उसकी वैल्यू, उसका हमने कंपेयर करना है, ठीक हो गया। कंपेयरिंग द टू द डिग्रीज 8 डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम एंड 5% सिग्निफिकेंट। बेटा इसको हम 5% सिग्निफिकेंट पे देख रहे हैं, 1% सिग्निफिकेंट पे भी देख सकते हैं, 5% पे। तो हम नॉर्मली 5% पे ही देखते हैं, ठीक है ना। 5% सिग्निफिकेंट में जो टी की वैल्यू है
वो बेटा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 8 है उसमें 5% के नीचे कौन सी वैल्यू आ रही है, इसके सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, 2.31 आ रही है, और हमने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 5.17 थी, और जो टेबल में वैल्यू वो कितनी है, 2.1 है। तो फिर क्या होगा देखें, द टेस्ट स्टैटिस्टिकली लाई इन द रिजेक्शन रीजन, क्योंकि जो टेबल की वैल्यू है वो कम है और जो हमारी वैल्यू है वो ज्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो H नॉट इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी आई है, वो कितनी आई है बेटा जी, वो आपकी आई है 5.17, ये वाली, और टेबल में उसकी वैल्यू कितनी थी, 2.31। क्योंकि टेबल की वैल्यू कम है तो हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसका क्या मतलब है, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये था कि इट मींस दैट कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहता था, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, अब वो रिजेक्ट हो गया। जब नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एट 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल। बात समझ आ गई कि नहीं, ये देखें HO या नल हाइपोथेसिस रिजेक्शन रीजन में आ गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों के दरमियान में जो है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा, इसके स्टेप्स की सारी की समझ आ गई। ये स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और इसकी वैल्यू देखेंगे और फिर उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस को या रिजेक्ट कर देंगे या फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब था ये तो थे बेटा आपके पेयर टी टेस्ट। हमने पढ़ा था कि दो तरह से होते हैं, पेयर टी टेस्ट भी होते हैं और अनपेयर टी टेस्ट भी होते हैं। अब हम जाएंगे अनपेयर टी टेस्ट। अनपेयर टी टेस्ट की आगे दो टाइप्स हैं, 1 सैंपल टी टेस्ट अनपेयर्ड और 2 सैंपल टी टेस्ट, उसको हम इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले फिर हम डिस्कस करेंगे 1 सैंपल टी टेस्ट। सो इट इज यूज फॉर द टेस्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस दैट आवर डेटा आर अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन with a specific hypothesized mean। बात समझ आ गई कि नहीं। It is used for the test of null hypothesis। ये null hypothesis को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। In our data are a sample from the population mean with a specific hypothesized। ठीक हो गया। तो टेस्ट स्टैटिस्टिकली इसमें क्या लगाएंगे, सैंपल मीन माइनस हाइपोथेसाइज्ड मीन ओवर स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन। तो ये 1 सैंपल टी टेस्ट के लिए फार्मूला। और 2 सैंपल टी टेस्ट या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या है देखें, द इंडिपेंडेंस या 2 सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल बिटवीन द 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स के कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के दरमियान में जो डिफरेंस को फाइंड करना है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट 2 सैंपल टी टेस्ट। इसमें हमारी क्या अजम्पशन बनाएंगे, इसमें हम 3 अजम्पशंस बना लेंगे। बेटा अजम्पशन से मुराद ये होता है कि हम अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं किसी बात को, तो हम 3-4 चीजों को फर्ज कर लेंगे। पहला क्या हम फर्ज करेंगे कि ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट, कि जो 2 ग्रुप्स जिनका हम डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा क्या है, वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट आर कॉन्टिन्यूस, जो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है जी, वो कॉन्टिन्यूस है। और तीसरा क्या है, द डेटा इन बोथ ग्रुप्स हैव सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशंस। जो डाटा है दोनों ग्रुप्स में उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं वो क्या है, सिमिलर है, मतलब कि होमोजेनिटी है वेरिएंस की। और चौथी क्या अजम्पशन है, द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बोथ ग्रुप्स। जारी बात है ये तो हमें फर्ज करना ही पड़ेगा क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने क्या करना है, अब हमने होमोजेनिटी देखनी है वेरिएंस टेस्ट की। तो लेवेंस टेस्ट क्या है, लेवेन इज द टेस्ट whether the variance of the 2 samples are approximately equal or not। ये क्या कहता है कि जो वेरिएंस है 2 सैंपल्स का वो बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो हम 2 तरह से नल हाइपोथेसिस बना लेंगे। पहला हम क्या बनाएंगे कि वेरिएंस जो है वो इक्वल है, दूसरा हम क्या बनाएंगे कि वेरिएंस नहीं इक्वल। बात समझ आ गई कि नहीं, हम फिर नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो नोट क्या करना है देखें कि एज लॉन्ग एज द n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 30। हमने अभी कहा था शुरू में कि टी टेस्ट हम उन सैंपल्स के लिए लगाएंगे जिनका सैंपल साइज 30 या उससे कम होगा। तो अगर n की वैल्यू 30 से ज्यादा हो जाती है और n1 जो है वो नियरली इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, n2 के, तो देन देयर इज अ रीबूस्ट ऑफ वायलेशंस टू द होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस। बात समझ आ गई कि नहीं। तो ये फिर वायलेशन हो जाएगी इसके रूल की। अगर n की वैल्यू 30 से ज्यादा है और n1 जो है वो नियरली इक्वल टू है n2 के। बेटा देखो ना मेरी बात सुने,
अगर n1 और n2 दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब n1 की वैल्यू भी 9 है और n2 की वैल्यू भी 9 है, वो तो फिर डिफरेंस तो हम फाइंड नहीं कर सकेंगे ना दोनों चीज़ों का। इसलिए दोनों की वैल्यू के दरम्यान में डिफरेंस होना चाहिए। वो कहता है कि अगर इन दोनों के दरम्यान में वैल्यूज के दरम्यान में डिफरेंस नहीं है तो इट मीन्स दैट कि फिर हमारा डिफरेंस फाइंड करने का कोई फायदा ही नहीं है। सो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट या टू सैंपल टी टेस्ट के स्टेप्स देखें कैसे हैं। सबसे पहले हमने हाइपोथेसिस जनरेट करी है। पहला क्या था, नल हाइपोथेसिस के देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन। दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देयर इज अ डिफरेंस इन द टू मीन्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने मीन डिफरेंस फाइंड करना है ग्रुप्स के अंदर। बात समझ आ गई नहीं। फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूल्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, एन बेटा ये होल का अंडर रूट है n माइनस वन s1 का स्केयर प्लस n2 माइनस वन s2 का स्केयर और क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 माइनस 2। तो इनकी वैल्यूज आप फार्मूले में पुट कर देंगे, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूल मिल जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू मीन, जो पहले भी हमने कैलकुलेट। तो स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर होता है, s1 बार माइनस x2 बार। तो स्टैंडर्ड एरर पूल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये फार्मूला पहले भी हमने पढ़ा कि अंडर रूट होल का है 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। बात समझ आ गई या नहीं। तो n1 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, n2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, उसका होल का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है जी। पहले उसका क्या करेंगे, पहले उसको हमने इसको हल करना है 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। इसका क्या करेंगे हम, इसमें इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट ले लेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक को। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की आपको बताया फार्मूला शुरू में ही है। टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला क्या है, x1 बार माइनस x2 बार ओवर स्टैंडर्ड एरर x1 बार माइनस x2 बार। फिर हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर आ जाएगी, n1 प्लस n2 माइनस 2। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टी टेबल में इसकी वैल्यूज देखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और कैलकुलेटेड वैल्यू भी देखेंगे और जो टेबल में वैल्यू है वो भी देखेंगे। उस हिसाब से हम जो है क्या करेंगे, 2n-2 लेके डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे। आखिर पे फिर हम देखेंगे कि क्या हमारी जो वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर कम है तो नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसी हिसाब से हम रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस करेंगे। यही बेटा आपकी टेस्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो हमें बताएगी कि क्या जो हम बात अज्यूम कर रहे थे वो सच है या फिर झूठ है। तो इसी तरह से हम पहले ही ये बेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हुए पहले ही हम किसी चीज़ के बारे में देख सकते हैं कि क्या दोनों चीज़ों के दरम्यान में फ़र्क वाकई में है या फ़र्क वाकई में नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं। ये है बेटा आपका टी टेस्ट। दोबारा करते हैं टी टेस्ट की जनाब। हमने बेटा टी टेस्ट जो है वो डिस्कस किया है। टी टेस्ट जो है वो स्टूडेंट टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो ड्राइव किया गया है। इसका फार्मूले जो है वो ये हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हमने, सिमिलैरिटीज़ डिस्कस की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, डिफरेंसेस को डिस्कस किया है, टी डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एप्लीकेशंस को देखा है, स्टैंडर्ड एरर मीन को देखा है, स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस बिटवीन द मीन्स देखा है, हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखा है। फिर हमने आगे इसकी टाइप्स को देखा है, पेड टी टेस्ट और अनपेड टी टेस्ट। पेड टी टेस्ट के स्टेप्स को देखा है और इसके बाद अनपेड टी टेस्ट जो है उसके फिर आगे दो टाइप्स हैं, 1 सैंपल टी टेस्ट और 2 सैंपल या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। तो फिर उनको भी हमने अलग अलग जो है वो देखा है। आई होप से बेटा आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई किसी किस्म की है तो आप लोग पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है ना। ग्रुप में बेटा आप लोग मैसेज कर सकते हैं ताकि बाकी लोग जो हैं वो भी आपके सवाल से जो है वो